हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कैरनॉट साइकिल वगैरह। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और थर्मोकेमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर स्केल है वो सेल्सियस की स्केल है, जो बेस्ड होती है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। कैसे? तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको कंसिडर किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको कंसिडर किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में जो है 100 लाइंस खींची गई और उसको डिग्रीज का नाम दे दिया गया, और उस हिसाब से जो है डिग्री सेल्सियस की स्केल बनी है। तो दिस स्केल सफर्स फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज दैट ईच लिक्विड हैज अ डिफरेंट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि हर एक जो लिक्विड होता है उसका खुद का अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है और अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। दस, विद चेंज इन लिक्विड यूज्ड इन थर्मामीटर द टेम्परेचर रिकॉर्डेड विल बी डिफरेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस वाले जो थर्मामीटर होते हैं उसमें अगर आप लिक्विड को चेंज करते हो तो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो हर बार डिफरेंट होगा। दिस डिफिकल्टी हैज बीन ओवरकम बाय थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो डिफिकल्टी आती है लिक्विड चेंज होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो मेजर, टेम्परेचर जो है रिकॉर्डेड टेम्परेचर वो चेंज होता है, तो वो डिफिकल्टी को ओवरकम किया गया थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को यूज करके। इसी का दूसरा नाम है केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए, इसके दो नाम याद रखने हैं थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के। एक का नाम है केल्विन स्केल और दूसरा उसका नाम है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस सीजेस टू एग्जिस्ट इज टेकन एज 0 केल्विन। देखिए, इस स्केल के हिसाब से ऐसा टेम्परेचर जहां पर आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन वाला टेम्परेचर। वहां से टेम्परेचर की रेंज स्टार्ट होती है और बढ़ती जाएगी। द स्केल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। अभी देखिए, जो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का इक्वेशन था उस इक्वेशन से ही हम लोग जो स्केल है वो स्केल को डिराइव कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, T2 - T1 डिवाइडेड बाई T2, जहां पर T2 वॉज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T1 वॉज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। इसका मतलब T2 वॉज हायर देन T1। इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T1 इज 0 केल्विन। देखिए, अब यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, जो सिंक है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कंसिडर किया है। द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कम्स आउट टू बी 1। देखिए कैसे होता है ये, अगर T1 की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो T1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इफिशियंसी हो जाएगी T2 डिवाइडेड बाय T2। इसका मतलब जो इफिशियंसी है 1 फैक्टर आ जाएगा वहां पर। हेंस द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the temperature of the sink at which efficiency of the heat engine is unity is considered as a 0 Kelvin at the entire scale is derived from it। देखिए क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है ये बेस्ड होती है एक ही फैक्ट पर कि ऐसा टेम्परेचर ऑफ सिंक। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर किसका चेक करना है, सिंक का टेम्परेचर चेक करना है। तो सिंक ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिंक एट विच, ऐसा सिंक का टेम्परेचर जहां पर इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो 1 हो जाएगी। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 हो जाएगी, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं 0 केल्विन, और वहां से फिर टेम्परेचर को स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है इस स्केल का वो ये है कि कोई भी आइडियल गैस cease to exist at the same temperature on the scale and so it is independent of nature of the gas used। इसका मतलब ये होता है कोई भी आइडियल गैस अगर लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी वो आइडियल गैस पूरे तरीके से भूल जाती हो, कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। इसका मतलब उस केस में जो नेचर ऑफ द गैस है वो नेचर ऑफ द गैस टेम्परेचर ऑफ द स्केल के इंडिपेंडेंट, सॉरी, जो टेम्परेचर ऑफ स्केल है वो टेम्परेचर ऑफ स्केल में जो गैस रहेगी वो गैस का जो नेचर है वो नेचर ऑफ द गैस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऑन द थर्मोडायनेमिक स्केल वाटर फ्रीजेस एट 273.16 केल्विन। देखिए, थर्मोडायनेमिक स्केल के हिसाब से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, वो आता है उससे भी 0 केल्विन से 273.16 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, तो वो हो जाता है 273.16 केल्विन। इट मीन्स दैट दिस स्केल इज मोर निगेटिव देन सेल्सियस स्केल बाय द फैक्टर ऑफ 273.16 के। देखिए, अभी ये स्केल जो है थर्मोडायनेमिक स्केल, जिसको हम लोग केल्विन स्केल भी बोल सकते हैं, तो वो स्केल ज्यादा निगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेल्सियस स्केल। ज्यादा निगेटिव का मतलब ये होगा कि सेल्सियस स्केल का स्टार्टिंग 0 होता है और वहां से बढ़ते जाएगा, लेकिन केल्विन स्केल जो है केल्विन स्केल -273 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब बाय द फैक्टर ऑफ 273.16 केल्विन ये ज्यादा निगेटिव हो जाती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री।
देखिए, व्हेन द थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, व्हेन थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड टू केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस द ब्रांच इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। इसका मतलब हम लोग अगर थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं कोई भी केमिकल प्रोसेस को या फिर केमिकल रिएक्शंस को, तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला आता है हीट ऑफ रिएक्शन। देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or evolved during a chemical reaction is called as heat of reaction or enthalpy of रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, उसी का दूसरा नाम हीट मतलब होता है एंथैल्पी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केस में हीट एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर हीट वहां से बाहर निकलेगी, यानी इवॉल्व हो जाएगी। तो उस रिएक्शन को, उस हीट को जो है हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये आप कंसिडर कर सकते हो कैसे, अगर आप चूने को लेते हो, चूना अगर पानी में हम लोग डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, इसका मतलब वहां पर जो है उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट बाहर निकली है। या फिर अगर हम लोग यूरिया लेते हैं या फिर KNO3 लेते हैं तो उस केस में जो है वाटर का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, वाटर ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया या फिर KNO3 अगर पानी में डालते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं, तो वो पानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो उस केस में जो है हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो उसी हीट को जो है, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर चूने की केस में वो हीट इवॉल्व हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। Heat of reaction can be calculated by subtracting the heat of formation of products and reactants। देखिए, अभी जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना पॉसिबल है। कैसे करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, हमको सब्ट्रैक्शन लेना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर लेते हैं, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से अगर हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट अगर करते हैं तो हमको हीट ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट करना पॉसिबल होता है। इफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो हीट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करेंगे निगेटिव। देखिए, इवॉल्व हुई है मतलब बाहर निकले है, बाहर निकले मतलब निगेटिव साइन देंगे हम लोग। एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, हीट बाहर निकली है तो हीट ऑफ रिएक्शन हो गई निगेटिव, रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। इसके अपोजिट देखते हैं, इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड, देखिए यहाँ पर इवॉल्व हुई थी, यहाँ पर हुई है एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड हीट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। देखिए, एब्सॉर्ब हुई है तो पॉजिटिव, इवॉल्व हुई है तो निगेटिव, और वहां पर एक्सोथर्मिक थी, एक्सो मीन्स बाहर निकलना एंड एंडोथर्मिक मीन्स अंदर जाना या फिर एब्जॉर्ब होना। तो ये चीजें याद रखनी है, इवॉल्व होना मतलब निगेटिव साइन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव, और प्रोसेस रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे, उससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंसिडर रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। देखिए, ए और बी ने मिलकर क्या दिया है, सी प्लस डी, यानी ए और बी हो गए रिएक्टेंट्स और सी और डी हो गए प्रोडक्ट्स। तो हीट ऑफ रिएक्शन कैसे दी जाती है, डेल्टा एच। देखिए, यह चीज नथिंग बट द हीट, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी। तो डेल्टा एच इज नथिंग बट द चेंज इन हीट। तो दैट इज इक्वल टू समेशन, ये समेशन का साइन है। समेशन मतलब सीधे सीधे हम लोग एडिशन करेंगे। एडिशन किसकी करेंगे, एच ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है सी और डी, माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी यहाँ पर रिएक्टेंट्स है ए और बी, इसका मतलब सी और डी में से ए और बी की एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ऑफ सी प्लस एच ऑफ डी। देखिए, एच ऑफ सी प्लस एच ऑफ डी माइनस एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ बी, यानी समेशन लिया है सी और डी का, तो समेशन लिया है ए और बी का, और दोनों का डिफरेंस निकाला, प्रोडक्ट में से सब रिएक्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तब जाके हमको मिलता है डेल्टा एच। अगर ये डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हीट बाहर निकली है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब सी और डी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो इस केस में हीट हो जाती है एब्जॉर्ब। अभी हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करना है, इफ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी।
अभी देखिए, अगर हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, उसके बाद चेक करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर लेते हैं तो पहले हम लोग रिएक्शन का सॉरी इक्वेशन देखेंगे हीट का। Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि वी में कोई चेंज नहीं आता है, तो डेल्टा वी टोटली जीरो हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो क्यू वी की वैल्यू हो जाती है डेल्टा ई के बराबर। इट मीन्स दैट हीट ऑफ रिएक्शन at constant volume, क्योंकि QV is nothing but the heat of reaction at constant volume, is equal to change in internal energy if a reaction is carried out at constant pressure। देखिए, अगर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ पर जो V लिखा था वो V की जगह पे हम लोग लिख देंगे P, और बाकी इक्वेशन एज इट इज। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन बिकम्स QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लेकिन हमारे पास डेफिनेशन है एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, पीवी तो मल्टीप्लाइड है तो मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, या फिर इसको डायरेक्टली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा पी अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ डेल्टा जो जाएगा वो वी के पास जाएगा। इसका मतलब जो नया इक्वेशन मिलेगा हमको वैसा मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अभी देखिए यहाँ पर ये लिखा था डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो भी आई है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसका मतलब ये जो क्यूपी की वैल्यू है डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी, तो इस केस में हो जाएगा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। इट मीन्स दैट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। देखिए, अगर हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो हो जाती है किसके बराबर? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन के बराबर। मतलब QP इज इक्वल टू डेल्टा एच और QV इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई। देखिए, अगर V है तो वहां पर E लिखना है, QV इज इक्वल टू डेल्टा ई, और QP अगर है तो वहां पर लिखेंगे हम लोग डेल्टा एच। ऑल्सो एंथैल्पी इज गिवन बाय H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। लेकिन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द फैक्टर डेल्टा पीवी इज जीरो। अभी सॉलिड और लिक्विड के लिए जो फैक्टर रहेगा डेल्टा पीवी ये जीरो होता है, क्योंकि वहां पर ये जो चेंज है, देयर इज नो चेंज इन दिस प्रोडक्ट इन द सॉलिड्स एंड लिक्विड। देखिए ऐसा कैसे होता है, अगर हम लोग सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम का असर नहीं पड़ता है उनके ऊपर। इसका मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड में भी ज्यादा वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते, सॉलिड में भी ज्यादा वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते हैं प्रेशर के साथ। इसीलिए जो मल्टीप्लीकेशन होगा P इंटू वी का, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, तो ये जो पी भी है पी वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा पी वी विल बी जीरो। तो इसका मतलब ये सॉलिड और लिक्विड के लिए ये जो वैल्यू है डेल्टा पी वी की वो जीरो हो जाएगी। तो इस केस में जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, बट फॉर व्हाट? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो अभी हम लोग जो है वो गैस के लिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे। गैस के लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो गैस के लिए हम लोग सिंपल सा इक्वेशन, पहले ये इक्वेशन याद रख देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। लेकिन गैस के लिए जो है, आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो इस हिसाब से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी आर इज कांस्टेंट और टी जो है टी भी रहेगा कांस्टेंट, तो डेल्टा जो है किसके पास जाएगा? सिर्फ एन के पास फॉर गैस, और एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर विच विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन इंटू आर टी। अभी इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स आर एन वन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स आर एन टू, देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, हमको डेल्टा एन फाइंड करना है। डेल्टा एन कैसे फाइंड करेंगे? तो डेल्टा एन फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल हम लोग माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट के नंबर है एन टू, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स है एन वन, तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी एन टू माइनस एन वन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट, डेल्टा एच की वैल्यू हमको पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी होता है, क्यूपी रख देंगे। डेल्टा ई की वैल्यू होती है क्यूवी, तो क्यूवी रख देंगे। ऊपर से हम लोगों ने जो दो इक्वेशन डिराइव किए थे वो इक्वेशन हो गए, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन इंटू आर टी। अभी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन को हम लोग याद रख देंगे।
This gives the relation between heat of reaction at constant pressure and constant volume. अभी हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अभी देखिए कुछ कुछ चीजों को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान में आएगा हमको। जो मोलर एंथैल्पी, अभी देखिए किसी भी सब्सटेंस की मोलर एंथैल्पी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। देखिए एंथैल्पी का सबसे ज्यादा रिलेशन जो है वो रहता है टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर ऑफ 298.15 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड स्टेट। देखिए किसी भी सब्सटेंस की अगर हमको स्टैंडर्ड स्टेट बतानी है तो स्टैंडर्ड स्टेट बताने के लिए उसका सिर्फ हमको टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम लोग स्टैंडर्ड कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, और जो प्रेशर है वो प्रेशर स्टैंडर्ड कर देते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ऐसे केस में जो है कोई भी सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट is in its standard state, the heat of reaction is called as a standard heat of reaction denoted by delta H 0। अभी देखिए अगर कोई भी प्रोसेस हम लोग कैरी आउट करते हैं लेकिन इस तरीके से करते हैं कि जो हर एक रिएक्टेंट है और हर एक प्रोडक्ट है वो खुद की स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा मतलब उसका टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन हमको मिलेगी उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एच 0 से। अभी यहाँ पर इसके बाद हम लोग याद रखेंगे जो सिर के ऊपर जीरो दिखता है हमको वो जीरो हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट दिखाएगा किसी भी प्रॉपर्टी की। फॉर एनी सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट द मोलर एंथैल्पी इज टेकन एज 0। अभी देखिए एक और खास बात हमको पता चली है, कोई भी सब्सटेंस अगर उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है तो उसकी खुद की जो मोलर एंथैल्पी रहेगी वो मोलर एंथैल्पी हमेशा 0 रहेगी। अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए उसी का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हीट की जगह पे हम लोग एंथैल्पी लिख सकते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड from its constituent elements in their standard state is called as a standard heat of formation or standard enthalpy of formation. It is denoted by delta H F। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमको एंथैल्पी चेंज चेक करना है। एंथैल्पी चेंज मतलब चेंज ऑफ हीट चेक करना है जब कोई भी सब्सटेंस 1 मोल में फॉर्म होगा। 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर के उसके एटॉमिक नंबर रहेंगे, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद का सॉरी ऐसे सब्सटेंस की हमको एंथैल्पी चेंज चेक करना है जब वो 1 मोल में फॉर्म होगा, 1 मोल क्वांटिटी में फॉर्म होगा, लेकिन किससे फॉर्म होगा? फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। इसका मतलब वो जिससे फॉर्म हुआ है वो एलिमेंट्स रहने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ऐसे केस में जो उसके एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको डिनोट करेंगे डेल्टा एच एफ से। अभी डेल्टा एच मतलब स्टैंडर्ड हीट हो गया, लेकिन फॉर्मेशन के लिए हम लोग लिख देंगे एफ, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई। याद रखने के लिए आप सिंपल तरीके से ऐसा याद रख सकते हो, कोई भी सब्सटेंस फॉर्म होते समय जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमको मेजर करना है, लेकिन कब? जब उस वो जिससे फॉर्म हुआ है वो सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस का कंसिडर करना है तो वो मीथेन गैस जो है वो फॉर्म होती है कार्बन से और हाइड्रोजन से। जो स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन की वो सॉलिड है और हाइड्रोजन की होती है गैस। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हम ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स 2H2, कार्बन है सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, गिव्स CH4 इन गैसियस स्टेट। तो उसका जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच जीरो मतलब स्टैंडर्ड हीट हो गया लेकिन फॉर्मेशन के लिए यह लिख देंगे, तो इज इक्वल टू -74.9 किलो जूल पर मोल। अभी पर मोल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए हम लोग ये डेल्टा एच एफ जीरो निकालते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, माइनस लिखा है, यहाँ पर निगेटिव साइन आया है। निगेटिव साइन आया मतलब दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और वहां पर हीट जो है वो हीट इवॉल्व हुई है ना कि एब्जॉर्ब हुई है।
स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एज। देखिए अभी ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? तो डेल्टा एच जीरो ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच जीरो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, प्रोडक्ट्स का डेल्टा एच जीरो ऑफ एफ फाइंड करना है और डेल्टा एच एफ जीरो ऑफ रिएक्टेंट भी फाइंड करना है। दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर देंगे तो हम किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है हमको, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो हमको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। अभी हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था डेल्टा एच जीरो ऑफ एफ। अभी अगर हम लोग कंबशन फाइंड करते हैं तो वहां पर लिख देंगे सी। तो ये हो जाएगा कंबशन के लिए। इसका मतलब देखिए यहाँ पर सी लिख दिया है एफ की जगह पे। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए हमको हीट इवॉल्व कितनी हुई है वही देखनी है या फिर एब्जॉर्ब कितनी हुई है वही देखनी है। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी 1 मोल सब्सटेंस लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे और उसको पूरे तरीके से जला देंगे, बर्न कंप्लीटली टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब ही होता है जलना, इसका मतलब बर्न कंप्लीटली। तो क्या करना है हमको, हमको मेजर करना है हीट इवॉल्व जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा वो पूरे तरीके से जल जाएगा और उससे बन जाएंगे प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड कंडीशन वाले। इसका मतलब हम लोगों ने सब्सटेंस लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसको जलाकर पूरे तरीके से जलाकर प्रोडक्ट बनाया, वो भी बनाया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो जो हीट इवॉल्व होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच जीरो सी। सी क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज कंबशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंबशन कंसिडर करते हैं सी एच फोर का, सी एच फोर गैसियस स्टेट में प्लस टू ओ टू गैसियस स्टेट में, इससे हमको मिलता है सी ओ टू गैसियस स्टेट में प्लस टू एच टू ओ, ये रहेगा लिक्विड स्टेट में। तो डेल्टा एच जीरो ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस 890.4 किलो जूल पर मोल। देखिए यहाँ पर माइनस 89, सॉरी 890 है, तो दैट इज exothermic reaction और delta H is negative. It should be noted that the temperature cannot be 25 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द कंबशन। अभी देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हमको याद रखनी पड़ेगी, अगर किसी चीज को हम लोग जलाते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो कंबशन है, कंबशन में टेम्परेचर कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रह सकता। हाउएवर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज टेकन एज heat change when the reactants and products obtained at 25 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हम लोग हीट चेंज कंसीडर करेंगे वो हीट चेंज तब कंसीडर करेंगे जब रिएक्टेंट की शुरुआत जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस में होती है और जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा वो ठंडा होकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग रिएक्शन का मेजरमेंट, हीट का मेजरमेंट नहीं करेंगे। तो इस केस में जो है रिएक्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे हम लोग और प्रोडक्ट जो है जब 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बाद, तब हम उसकी हीट मेजर करेंगे और उसी हीट को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर इज मच हायर देन दिस। तो जब रिएक्शन होती है तो जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में हमको मेजर नहीं करना है, हमको कब मेजर करना है, टोटल हीट जब तक प्रोडक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाते तब तक हम लोग उसको मेजर करते रहेंगे और लास्ट वाली रीडिंग लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके हमको मिलेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अभी हम लोग देखेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दो चीजें हम लोग चेक कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया था डेल्टा एच एफ जीरो से। दूसरा हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, उसको हम लोगों ने डिनोट किया है डेल्टा एच जीरो सी से। अभी हम लोग देखेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो उसके पैर के पास क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर सी लिखा था यहाँ पर लिख देंगे यस। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिवॉल्व when 1 mole of a substance is added to a large excess of solvent। क्या करना है हमको, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में। तो उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एच जीरो एच से। तो अभी ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग ये यूनिट जब खत्म होगा तब देखेंगे।
अभी हम लोग देखते हैं हेजस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अभी ये क्या बोलता है देखते हैं। देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हीट चेंज इन अ रिएक्शन इज सेम। इसका मतलब कोई भी अगर रिएक्शन होती है उसमें जो ओवरऑल हीट चेंज होता है वो हमेशा सेम होता है, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब ये होता है कोई भी रिएक्शन ले लो आप, उसमें जो टोटल हीट चेंज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है। रिएक्शन या ये सिंगल स्टेप में कर लो आप या फिर नंबर ऑफ स्टेप में कर लो, लेकिन उसमें जो टोटल हीट चेंज होता है वो हमेशा सेम होता है। ये आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेक करते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आप घुमा फिरा कर कोई भी पाथ यूज कर लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा सेम होती है। सिमिलरली रिएक्शन को आप कितने भी स्टेप में कर लो, आपकी जो टोटल हीट चेंज होगी वो हमेशा सेम होगी। इन अदर वर्ड्स, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। इसका मतलब जो हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन, वो हमेशा इनिशियल रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वो रिएक्शन का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग रिएक्शन कंसिडर करते हैं इन विच अ रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स टू फाइनल प्रोडक्ट डी इन टू डिफरेंट मैनर्स। देखिए हम क्या करेंगे, ए को डी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो अलग तरीकों से कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए को कन्वर्ट किया डी में, सिंगल स्टेप में कन्वर्ट किया है, तो वहां पर वैल्यू आई डेल्टा एच, ये टोटल हीट चेंज है रिएक्शन का। लेकिन अगर हम उसको और दो स्टेप बढ़ा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ए का कन्वर्शन बी में होगा, बी का कन्वर्शन सी में और सी का कन्वर्शन डी में। हम लोगों ने तीन स्टेप में इसको कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब ए से जब बी जाएगा तो उसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा एच वन, जो हीट चेंज है। बी से लेकर सी तक जाएगा तो उसको लिख देंगे डेल्टा एच टू, जो दूसरी वैल्यू रहेगी। सी से लेकर डी तक जाएगा तो उसको हम लोग हीट चेंज डिनोट करेंगे डेल्टा एच थ्री से। तो हेजस लॉ क्या बोलता है, हेजस लॉ बोलता है कि जो ए से लेकर डी का कन्वर्शन है वो कितने भी स्टेप में कर लो उसका हीट चेंज हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के बराबर रहेगी। तो इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। अगर हम लोग इसको वैल्यूएबल तरीके से जाए तो हमको एक एग्जाम्पल मिलता है कार्बन का, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। उससे हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम दो तरीकों से मिला सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम लोग सॉलिड कार्बन को जलाएंगे, सॉलिड कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 के साथ, तो हमको मिल रहा है CO2। डेल्टा एच की वैल्यू देखिए, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है -393.5 किलो जूल। ये कंबशन है, इसका मतलब हीट बाहर निकलेगी, इसलिए निगेटिव साइन है। अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ स्टेप में करते हैं तो कैसे होता है देखिए, पहले कार्बन जो है वो हाफ O2 के साथ रिएक्ट होगा तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा CO। इस केस में जो हीट है वो हीट आएगी -110.5 किलो जूल। दूसरी स्टेप में क्या होता है, ये CO का जो है फिर से ऑक्सीडेशन होगा हाफ O2 के साथ, उससे मिलेगा हमको CO2। देखिए पहले C प्लस O2 दैट गिव्स CO2, यहाँ पर देखिए C गिव्स CO2 लेकिन दो स्टेप में, एक हाफ O2, उससे मिलेगा CO, CO के साथ हाफ O2 तब मिलेगा CO2। इस रिएक्शन का हीट आता है -283.0 किलो जूल। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इज इक्वल टू -293.5, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। देखिए डेल्टा एच की वैल्यू भी उतनी ही थी, इसका मतलब डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के बराबर। अभी ये जो है हेजस लॉ, हेजस लॉ हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हेजस लॉ हम लोग अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है टू डिटरमाइन हीट ऑफ ट्रांजिशन। अगर हमको हीट ऑफ ट्रांजिशन डिटरमाइन करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सर्टेन सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जो कन्वर्शन होता है वन फॉर्म इनटू अनदर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। वहां पर एक फॉर्म का कन्वर्शन होता है दूसरे फॉर्म में, जो एलोट्रॉप्स है उसमें, तो उस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। इट इज स्लो प्रोसेस, देखिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती है। दैट द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन इज इम्पॉसिबल। तो इस केस में जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है देखिए, कुछ सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म में, तो जो कन्वर्शन होता है वन फॉर्म का इनटू अनदर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। हमको क्या करना है, एक फॉर्म का कन्वर्शन दूसरे फॉर्म में करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी केस में क्या होता है, जो हीट ऑफ ट्रांजिशन है उसको हम लोग हेजस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर कंसिडर करेंगे, सल्फर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है रूबिक सल्फर
जिसको डिनोट करेंगे हम लोग एसआर से। दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एसएम से। तो जो हीट ऑफ कंबशन है दोनों का, उसको पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। कैसे, देखिए, एसआर प्लस ओ टू दैट गिव्स एसओ टू, उसको लिखेंगे डेल्टा एच वन से। उसके बाद एस एम प्लस ओ टू दैट गिव्स एसओ टू, उसको डिनोट करेंगे डेल्टा एच टू से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, देखिए अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो O2 O2 कॉमन हो जाएगा, SO2 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब ये साइड जो है SR प्लस O2 माइनस SM माइनस O2 दैट गिव्स SO2 माइनस SO2 और इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो इस केस में क्या होगा, O2 O2 कैंसल्ड, SO2 कैंसल, बचेगा सिर्फ SR माइनस SM दैट इज 0। और डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू। तो इस केस में हो जाता है एस आर गिव्स एस एम। देखिए अब ये निगेटिव था तो इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एस आर गिव्स एस एम। और ये डेल्टा एच टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो रोम्बिक सल्फर है उसका कंबशन का हीट, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर का हीट। जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस दिखाएगा हमको एस आर से एस एम तक जाने के लिए कितना हीट वहां पर लगता है। तो दैट इज नथिंग बट द हीट ऑफ ट्रांजिशन। सिमिलरली इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड यूजिंग हीट ऑफ कंबशन ऑफ टू स्पेसीज एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, हीट ऑफ कंबशन जो है, सॉरी हीट ऑफ ट्रांजिशन जो है, ग्राफाइट का कन्वर्शन हम लोग डायमंड में कंसिडर कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग डायमंड का जो हीट ऑफ कंबशन है वो देखेंगे, ग्राफाइट का हीट ऑफ कंबशन देखेंगे। ग्राफाइट के हीट ऑफ कंबशन में से डायमंड का हीट ऑफ कंबशन अगर माइनस कर देते हैं तो हमको मिलेगा ग्राफाइट टू डायमंड का ट्रांजिशन जो होता है वो कितनी हीट के साथ होता है वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमेशा रिएक्टेंट के हीट ऑफ कंबशन में से प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन माइनस करना है। जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हीट ऑफ ट्रांजिशन की होगी। दूसरा जो है, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एक्सपेरिमेंटली। कुछ कंपाउंड्स के जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज quite be obvious since formation of compound from its constituent elements may not be experimentally feasible। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक्सपेरिमेंटली फिजिबल नहीं होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली वो नहीं होता है। इन सच केसेस इट कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली यूजिंग हेजस लॉ। तो ऐसी केसेस में जो है हम लोग हेजस लॉ यूज करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए अगर हम लोगों को मीथेन मीथेन का फॉर्मेशन चेक करना है तो C+2H2 गिव्स CH4, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एफ एच एफ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन से इक्वेशन कैलकुलेट अप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए पहले तो हम लोग C+O2 गिव्स CO2, उसके लिए डेल्टा H1 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद J2H2+O2, उससे वाटर मिलता है तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो है CH4+2O2 दैट गिव्स CO2+2H2O, इसके लिए भी हम लोग डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमको एक साइड में क्या लेकर जाना है वही ध्यान में रखना है। देखिए C+2H2 गिव्स CH4, लेकिन इसको जाने के लिए हम लोगों ने आधा तिरछा रास्ता चूज किया। कैसे, तो एक रिएक्शन ऐसे ढूंढे जिसमें C रिएक्ट होता है, एक रिएक्शन ऐसे ढूंढे जिसमें 2H2 रिएक्ट होता है। देखिए 2H2+O2 दैट गिव्स 2H2O। एक रिएक्शन ऐसे ढूंढी जिसमें CH4 रिएक्ट होता है, और अभी प्रोडक्ट के साइड में कौन है, रिएक्टेंट साइड साइड में कौन है वो देखना है। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, C+2H2 मतलब ये पहले जो दो इक्वेशन है दो ऐड कर लेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे CH4 वाला इक्वेशन। क्यों, क्योंकि CH4 अपोजिट साइड में है। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग जो रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 लिखेंगे और माइनस डेल्टा H3 लिख देंगे। अभी ऐसा क्यों, जब ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करने के बाद आता है 2O2, C+2H2 तो हमारा आ गया, ये 2O2 आ गया, और इस साइड में जो है CO2+2H2 आ गया। लेकिन जब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए इस साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस CH4 आ जाएगा वहां पर, ये -2O2 आएगा तो ये O2 कैंसिल हो जाएंगे, ये -CH4 बचा है। अपोजिट साइड में देखते हैं क्या बचा है, अपोजिट साइड में CO2 आया है।
ये H2 आया है, लेकिन ये हो जाएंगे माइनस, ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं ये -CO2 माइनस, ये +CO2 कैंसिल हो जाएगा, ये -2H2 ये भी कैंसिल हो जाएगा ये 2H2 के साथ। तो इस साइड में बचा है सिर्फ C+2H2 -CH4, ये -CH4 अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो इक्वेशन ये वाला मिल जाएगा। और वैल्यूज कैसे अप्लाई करेंगे, ये ΔH1 + ΔH2 - ΔH3, ये तरीका हम लोग इस्तेमाल करके जो है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, इसका फाइंड कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन जो है टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड। अभी लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ गैसियस कटायंस एंड गैसियस अनायंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ गैसियस कटायन, देखिए गैसियस कटायन लिए है, गैसियस अनायन लिए है, जो कंबाइन होते हैं जिससे हमको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। क्या करना है हमको, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाना है, लेकिन कब, जब गैसियस कटायन और गैसियस अनायन कंबाइन होकर 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे, तो जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl है सॉलिड स्टेट में, वो टेक प्लेस होता है फॉलोइंग स्टेप में। सबसे पहला Na सॉलिड जो है Na गैस में कन्वर्ट होगा। अभी क्यों, क्योंकि Na का हमको बनाना है आयन, तो Na सॉलिड पहले Na गैस में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे उसको, क्योंकि ये सबलाइम हुआ है सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। अब ये जो गैस है सोडियम गैस, वो आयन में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन देकर, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। तो देखिए Na गैस Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया Na के लिए, अभी हमको NaCl बनाना है तो Cl भी कंसिडर करेंगे, तो हाफ Cl2 लेंगे, उसको पहले गैस में कन्वर्ट कर लेंगे, Cl गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि Cl2 डिसोसिएट हुआ है। उसके बाद ये Cl का फिर से आयनाइजेशन होगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बनेगा Cl गैस निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव साइन लिखना है हमको, जैसे N के ऊपर पॉजिटिव लिखा था, ये Cl के ऊपर निगेटिव लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Na का कन्वर्शन Na सॉलिड का कन्वर्शन Na गैस में किया, Na गैस का कन्वर्शन Na आयन में किया। सिमिलरली ये Cl2 देखिए, Cl2 को पहले Cl में कन्वर्ट किया, फिर Cl को निगेटिव में कन्वर्ट किया। इसका मतलब 4 स्टेप की रिएक्शन है। अगर हमको Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव कंबाइन करना है तो हमको मिल जाएगा NaCl सॉलिड। अभी देखिए Na पॉजिटिव गैस में है, Cl निगेटिव भी गैस में है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस दैट गिव्स NaCl सॉलिड। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमको पूरे जो ऊपर के रिएक्शंस है उनको कंबाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये Na पॉजिटिव वाला जो पहला है Na, इसके साथ ये वाला ऐड कर देंगे, दूसरा दूसरा इक्वेशन जब ऐड कर लेंगे तो ये अपोजिट साइड वाले ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। और सिमिलरली ये सबके साथ फिर ये लास्ट वाला इक्वेशन ऐड कर लेंगे, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा इसी तरीके से मिलेगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच आई प्लस हाफ डेल्टा एच डी बी। हाफ डेल्टा एच डी क्यों आया, क्योंकि डिसोसिएशन देखिए ये हाफ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हाफ लिखा है, प्लस डेल्टा एच ई ए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच एल, ये सारा कंबाइन कर लेंगे और उसमें से अगर डेल्टा एच एफ माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा एच ऑफ एल ई मतलब लैटिस एनर्जी। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका, हीट ऑफ फॉर्मेशन में से सबका इंडिविजुअली अगर माइनस कर देते हैं टोटल, तो हमको लैटिस एनर्जी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना, व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद वाटर, जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट इवॉल्व होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। द हीट ऑफ हाइड्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस स्पेसिस। देखिए सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करने के हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड करने के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेटेड वाला और हीट ऑफ सॉल्यूशन अनहाइड्रेटेड स्पेसिस का, दोनों का कंबाइन कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अनहाइड्रस एज वेल एज पेंटाहाइड्रेट फॉर्म। देखिए कॉपर सल्फेट जो है अनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर वाला, और पेंटाहाइड्रेट मतलब उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड है। द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस टू कंपाउंड्स कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अभी दोनों कंपाउंड जो है
कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस वाला और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्म वाला, दोनों को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों के वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही बताएगा हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4। इसी तरीके से हम लोग हेजस लॉ जो है वो चार अलग अलग तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक यू।